आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। न्यूज 18 को दिए गए एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में लगे हुए अफसपा के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इसे हटाया जा सकता है, लेकिन यह फैसला वजारत दाखिला करेगी। उन्होंने कहा कि 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में तरक्की की रफ्तार में इजाफा हुआ है। सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा। पीओके के लोग हिंदुस्तान के साथ चलने का मुतालबा करेंगे। वो कहेंगे कि वो हिंदुस्तान के हैं और वो अलग नहीं रह सकते। कश्मीर, क्योंकि आपने अभी बात कही, तो क्या वहां पे अफसा हटाएंगे आप? अब लगभग समय आ गया है कि हटाया जा सकता है, लेकिन अब तो गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला करना पड़ेगा सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद। अमित शाह जी ने अभी कहा है कि जो है उसको हटाने की एक वो हो सकती है। वही मैंने कहा ना, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अफसपा हटाया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में जो भी निर्णय करना होगा वो गृह मंत्रालय करेगा। न्यूज 18 को दिए गए एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों को घरों में घुसकर मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को कुचलने की हर भरपूर ताकत मौजूद है। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मुसाद से जो है काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर भी आतंकवादी हरकतें करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया। और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। तो आपको बताते चलें कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की न्यूज 18 के साथ ये खुसूसी बातचीत और तफसीली बातचीत आप आज रात 8 बजे न्यूज 18 JKLH पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीडीपी के तर्जमान वरिंदर सिंह सोनू ने वज़ीर दिफा को उनके इस बयान पर निशाना बनाया है कि मोदी सरकार ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया और सरहदों को महफूज बनाया है। सोनू ने कहा कि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, ऐसे है कि जो वो दावे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है जहाँ मोदी सरकार ने किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी पहले से ज़्यादा होगी। पहले वहाँ साफ़ सुथरा था, मिलिटेंसी कश्मीर में थी, वो पीस इलाका था, वो मिलिटेंसी उसमें बढ़ गई। वो डांगरी का इंसिडेंट हो गया, रजौरी में और हो गया, पुंछ में हमारे जवान जो हैं शहीद हो गए। तो जैसे जिन्होंने कहा है कि बॉर्डर तो अगर है, तो ये मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं? जो मिलिटेंट कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करना भी बाकी है। तो जिस तरह बाकी ये इलेक्शन के टाइम पर जो ऐसे जो बयान उनके आते हैं, क्योंकि और बहुत सारे मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भी भड़काना है देश का। और दूसरी बात, अगर वाकया में सब कुछ ठीक हुआ तो चाइना के बारे में तो कोई बयान नहीं देते। वो चाइना के बारे में कुछ बताएं कि चाइना कितना अंदर देश में आ चुका है। इसका खुलासा मैं नहीं कर रहा, पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं, इन्हीं की पे एक एसपी साहिबा वहाँ थी, उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा था कि 34 चौकियों पे जो है वो
चाइना अंदर आ चुका है, तो आज तक बात कभी किसी ने की नहीं। तो अगर बॉर्डरों की बात है, अगर वाकई देश मजबूत है, तो चाइना का जवाब भी जो है वो राजनाथ सिंह जी को उस पर बात कर। नेटवर्क 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान राजनाथ सिंह के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर प्रिया सेठी ने इसे सच और हकीकत करार दिया। सेठी ने कहा कि यह सच है कि अब पीओके में रहने वाले लोगों की तरफ से आवाजें आ रही हैं, वो पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ हिंदुस्तानी हुकूमत से मदद मांग रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, इन 10 सालों के अंदर हमने ये देखा है कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में होती थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है और न्यूट्रलाइज हुआ है। जो इनके कमांडर्स होते थे, जो सो कॉल्ड फिदाइन वगैरह भी और ये भी सारे, तो जो हमारी टेरिटरी में, वो बिल्कुल सच्चाई बोली है कि जो हमारी टेरिटरी में आएगा उसको तो हम करेंगे, लेकिन जो एक्टिविटीज हमारे खिलाफ उनकी टेरिटरी में भी रहेंगी तो वहां पे भी मुंह तोड़ जवाब जो है हमारे सैनिक देंगे। और आगे भी जैसे बालाकोट का आपने इंसिडेंट देखा है, या फिर जो उरी के अंदर वहां जाकर उनके जो उनके लॉन्चिंग पैड्स थे उनको भी किस तरह से नस्ता नाबूद किया। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारी मंशा बिल्कुल क्लियर है कि आप हमें मत छेड़े, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमारे घर के अंदर हमारा घर का नुकसान करेंगे, हमारे बच्चों को खराब करेंगे, तो हम आपको उन एक्टिविटीज के लिए छोड़ेंगे नहीं। ये आज उन्होंने राजनाथ सिंह जी ने अपने बहुत वक्तव्य में कहा। बारामूला के उड़ी सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर घुसने की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौज ने कहा है कि रुस्तम चौकी पर चौकस दस्तों की तैनाती के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। दहशतगर्दों की मशकूक नकलो हरकत देखी गई थी, वो सदूरा नाले को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। दहशतगर्दों ने फौज पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक किए गए। दोनों की लाशें बरामद की गई हैं। इसके अलावा असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फौज ने एक बयान में इन दहशतगर्दों की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ऐसे वक्त में जब यूटी में लोकसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं, अमन को खराब करने के लिए दहशतगर्दों को भेजने की कोशिश कर रहा है। ये उड़ी का हथलंगा इलाका है जो कि काफ़ी फॉरवर्ड एलसी एरिया के पास है। और आज सुबह जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से सुबह एक इस टाइप का अटेम्प्ट हुआ जिसको 5 जैक राइफ ने उसको न्यूट्रलाइज किया है। तो इसी उसमें 2 जो हैं इंट्रूडर्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसमें से एक का बॉडी अभी तक की ताज़ा जो रिपोर्ट तक रिट्रीव हुआ है। कि बाकी तफसीलात आना अभी बाकी है। तो अभी हाल ही तक जो रिसेंट जो अपडेट्स हैं उसके हिसाब से अभी इतनी ही इतला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को जात पात, रंग और नस्ल के बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम को ऐसी ताकतों पर कान नहीं धरना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को उनके मंशूर के लिए मुबारकबाद देते हैं। पार्लियामेंट की निगरानी में तहकीकाती एजेंसियों के आने पर उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा और खुशाइंद कदम है। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है, मुबारक। और क्या चाहिए आपको? खत्म आपकी बात? नहीं, उसमें बहुत सारे ये हैं कि जो प्रोब एजेंसीज हैं वो पार्लियामेंट के सुपरविजन में आएंगी। आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। न करे कि वो आए। रेप थी, मुल्क में एक तजाद पैदा करने की कोशिश की गई, हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश, यही वो कर रहे हैं और अल्लाह करे ये कभी कामयाब ना हो। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि बहुत जल्द बारामूला सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवारों से मुताल्लिक फैसला होगा। जब बुखारी से इत्तेहाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को तकसीम होने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोई अपना बनाना चाहता है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि उनका कोई इत्तेहाद हो सकता है। बुखारी ने कहा कि हालात मामूल पर लाने का दावा करने वाली हुकूमत के लिए जामे मस्जिद को बंद रखना शर्म की बात है। आगे जो ईद हो, खुशियों की ईद हो, और मेरा लोगों से इल्तिमास है कि सादगी से ये ईद मनाएं, क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। देखिए, हमने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बटे नहीं, एक अलायंस हो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ हर एक अपनी 2-2 ईंट की मस्जिद बनाना चाहता है, इसलिए कोई अलायंस नहीं हो सकता। ये बहुत ही मैं क्या कहता हूँ, शर्म की बात है इस सरकार के लिए जो कहती है कि अमन अमान ठीक है, और जो हम सब भी जानते हैं अमन अमान ठीक है। आज इन्होंने हमारे दिल मजरू किए जामा मस्जिद को बंद करके।
पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने कहा कि जामा मस्जिद श्रीनगर अहम दिन पर बंद है जो इंतहाई अफसोसनाक है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर 2019 से एक खुली जेल बन गया है जो अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी हालात मामूल पर लाने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जामा मस्जिद को बंद किया जा रहा है और मीरवाइज घर में नजर बंद है जो खुद मौजूदा हालात की कहानी बयान कर रहा है। जो पूरे मुल्क में हो रहा है, आज जुम्मे के दिन जुम्मतुल विदा है, हमारी असली मस्जिद जो है, जो न सिर्फ हमारे इबादत का मरकज है बल्कि हमारी सकाफत का भी मरकज है, वो बंद है। उमर फारूक साहब अंडर हाउस अरेस्ट है। पूरे मुल्क के अंदर मस्जिदों को मसमार किया जा रहा है, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, ईमानों को पीट के उनसे दूसरे धर्म के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल में है, खासकर हमारी कौम जो मुस्लिम उम्मा है बहुत मुश्किल में है। और जो हो रहा है मुझे बहुत खतरा लग रहा है आने वाले वक्त के लिए। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ कि वही तो मैं कह रही हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 में कार्रवाई शुरू हुई, वो कार्रवाई 2019 में बंद नहीं हुई, वो लगातार चालू है। जो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। एक तरफ से बीजेपी ये दावा करती है जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, और दूसरी तरफ से हमारी जामे मस्जिद को बंद किया, उमर फारूक साहब का हाउस अरेस्ट किया। तो ये तो खुद ही सारी कहानी बताते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आप अगर 3 बदमाश धारदार हथियार किए बरामद। बांदीपुरा पुलिस ने परिबल हाजिर में ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। चरस प्रतिबंधित पदार्थ किए बरामद, ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार। बांदीपुरा में पुलिस ने किया 2 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार, 5 किलोग्राम चरस हुआ बरामद। सांबा पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, करीब 4 ग्राम हेरोइन बरामद की। रामबन के बटोटे में जेकेएनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभा को किया संबोधित। मौके पर चनाब घाटी के जेकेएनसी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक में लिया हिस्सा। उधमपुर पुलिस ने शहीद पीएसआई दीपक शर्मा को दी श्रद्धांजलि। पुलिस और गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी में शहीद हुए थे दीपक। शामली में तेज रफ्तार ट्रक ने 12 लोगों को रौंदा, 2 की मौके पर मौत। कई लोगों के ट्रक के नीचे दबे होने की आशंका, कई दुकानों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। झांसी में हाई टेंशन लाइन गिरने से 3 ट्रैक्टर में लगी आग, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मोट तहसील क्षेत्र का मामला। ललितपुर में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत, एक विवाहिता की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बस्ती में आग की चपेट में आई गन्ने की फसल, ट्रैक्टर भी जला, गांव वालों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रयागराज में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग, बिहार भवन बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी आग, एक दुकान जलकर हुई राख। मऊ में गेहूं की फसल में लगी आग, 5 बीघा फसल जलकर राख, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में चौकीदार की हत्या का खुलासा, रिटायर्ड सीईओ के बेटे ने की हत्या, आला कत्ल भी किया गया बरामद। मुख्तार अंसारी की मौत मामले की जांच करने पहुंचे अधिकारी, एसीजेएम और न्यायिक जांच अधिकारी गरिमा सिंह, एडीएम राजेश कुमार पहुंचे बांदा जेल। जौनपुर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया अरेस्ट, कब्जे से 2 कट्टा जिंदा कारतूस बरामद। बरेली में भाई ने अपनी बहन को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद घर में भी दफन किया शव, निर्माणाधीन मकान से बरामद हुआ शव। अयोध्या की बीकापुर कोतवाली पुलिस ने 15 वारंटी को किया अरेस्ट, 3 महिला समेत 15 वारंटी गिरफ्तार। सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर लखनऊ एयरपोर्ट से भाग गए 30 सोना तस्कर, शारजाह से आई थी फ्लाइट, कस्टम अफसरों की तहरीर एफआईआर तक। संभल में युवक की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस कर रही जांच। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के जामा मस्जिद और मीरवाइज के बारे में तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि
अयूब पंडित को शब कद्र को जामा मस्जिद में हुजूम ने मार मार कर हलाक कर दिया था। हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों से मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं की। महबूबा आज हजरत बल में नमाज अदा कर रही हैं। उनको इंतजामिया और वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जामा मस्जिद को बंद रखा जाता है तो इसकी कोई न कोई हिफाजती वजह होती है। अल्ताफ साहब, महबूबा मुफ्ती का बयान आया अभी, कहा कि अगर यहाँ पे हालात ठीक हैं जैसा बीजेपी क्लेम कर रही है तो फिर क्यों जुम्मतुल विदा की नमाज जो है मीर वईस को अदा नहीं करवाने दी जामिया मस्जिद में और उन्हें नजरबंद रखा गया। देखिए, महबूबा जी की आदत है कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना और कंट्रोवर्सी कायम करना। खुद तो बड़े आराम से उसने हजरत बल में हजारों की तादाद में लोग वहां थे, वहां नमाज पढ़ी। उसके लिए तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा नहीं किया, वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा नहीं किया कि मैंने वहां नमाज पढ़ी और इतनी बारी तादाद में वो लोग थे। अगर जामिया मस्जिद को बंद किया गया तो उसके पीछे कोई लाजुक होगा, कोई कारण होगा, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जानती है कि कुछ हो। और हमें वो वक्त भी याद है जब शबी कद्र के रात को अयूब पंडित की लिंचिंग करके उसी जामिया मस्जिद के अंदर शहीद किया गया है। होगा कुछ ऐसा जो पुलिस या एजेंसियां जिनके पास कोई इनपुट होगा, उस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। और गवर्नमेंट हमेशा बेटरमेंट के लिए ही करती है। तो अगर मौलवी उमर फारूक साहब का आज या जामिया मस्जिद बंद कर दी है, उसके लिए कोई ठोस लाजुक होगा। और वैसे पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ हमने देखा है कि रिलीजियस मैटर्स में ये गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करती है। और आज अगर आप देखेंगे, मुकद्दम साहब में भी नमाज पढ़ी गई, दस्तगीर साहब में नमाज पढ़ी और खुद महबूबा जी ने हजरत बल में नमाज पढ़ी है। अब कहीं ना कहीं इलेक्शन को देखकर इसको रिलीजियस टच देना या रिलीजियस कलर करना, ये उसकी आदत बन गई है। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले उसको शुक्रिया करना चाहिए वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट का कि हजरत बल में जो इंतजाम किए गए थे नमाजों के लिए जुम्मतुल विदा के मुबारक मौके पे, उसके लिए उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुद नमाज हजरत बल में पढ़ी और सियासत जामिया मस्जिद पे, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक नहीं। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसका नाम न्याय पत्र रखा है। कांग्रेस के मंशूर में 5 न्याय और 25 गारंटी शामिल है। मंशूर में फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने की बात कही गई है। कांग्रेस का कहना है कि वो लद्दाख के कबायली इलाकों को शामिल करने के लिए आइन के 6ठे शेड्यूल में तरमीम करेंगे। लद्दाख के कबायली इलाकों को इसमें शामिल किया जाएगा। मंशूर में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बुनियादी तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इसकी रजामंदी और सलाहियत पर मुनहसिर है। कांग्रेस अग्निपथ स्कीम को खत्म कर देगी और फौज, बहरिया, फजैया के लिए आम भर्ती के अमल पर वापस आ जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यह फौजियों के लिए माशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देगी। कांग्रेस का कहना है कि वो मनरेगा के तहत उजरत को 400 रुपये यौमिया तक बढ़ा देंगे। मंशूर में कहा गया है कि मंजूरशुदा तकरीबन 30 लाख असामियों को पुर किया जाएगा। कांग्रेस ने मंशूर में चीन की दरअंदाजी पर मोदी हुकूमत को घेरा है। गलवान और डोकलाम का जिक्र मंशूर में किया गया है। कांग्रेस कौमी सलामती की जामे हिकमत अमली जारी करेगी। कांग्रेस का कहना है कि वो 2 महाजों के चैलेंज से निपटने के लिए नई ऑपरेशनल हिदायत लाएंगे। इंडिया अलायंस की तरफ से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, इसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि इंतखाबात जीतने के बाद इंडिया अलायंस फैसला करेगा कि कौन लीडर और कौन वज़ीर आज़म होगा। जम्मू में कांग्रेस से लीडरान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला और जेकेपीसीसी के नायब सदर रविंदर शर्मा मौजूद थे। नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज यादव ने दावा किया कि समाज के तमाम तबकात के लिए सिर्फ कांग्रेस के पास पॉलिसियां और प्रोग्राम है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर इख्तिदार में आने पर कांग्रेस रोजगार फराहम करेगी, ज़राअत और दीगर तमाम सनतों को फरोग देगी। सबसे पहला जो है हमारा हिस्सेदारी न्याय, जिसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम समाज की हिस्सेदारी के हिसाब से न्याय करेंगे, गिनती करेंगे, व्यापक सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी जिसके हिसाब से नीतियां बनेंगी सरकार की, और जो वंचित वर्ग रहा उस तक उसकी नीतियों को पहुंचाया जाएगा। आरक्षण का हक है, उस ओबीसी, एसटी, एसटी आरक्षण में 50% की जो सीमा है उसको हटा दिया जाएगा। एससी और एसटी के हिसाब से प्लान की कानूनी गारंटी दी जाएगी। जनसंख्या की हिस्सेदारी के अनुसार एसटी एससी का उप बजट हम लोग आगे बनाएंगे। जल जंगल जमीन में कानून लाएंगे। वन अधिकार नियम के तहत दावों को 1 वर्ष के भीतर हम इनका समाधान निकालेंगे, ये हमारी गारंटी है। सीरियस मोड पे और बड़े एग्रेसिव मोड पे हम हमारी पार्टी यहाँ को उठाएंगे ताकि लोगों के साथ
इंसाफ हो सके और फुल फ्लैज स्टेट हो। और साथ में मैं समझता हूँ कि रिफ्यूजी का इशू जो उन्होंने टच यहाँ पे किया, इन्हीं के साथ खड़ा होते हुए कि हमारे लोगों की कमिटमेंट थी। कभी भी 1954 के बाद कैबिनेट से फैसला नहीं किया, लेकिन मनमोहन सिंह जी की कमिटमेंट थी कि रिफ्यूजी के लोग जो हैं उनको भी रिजर्वेशन, टेक्निकल कोटा हो, पॉलिटिकल के साथ साथ उनको हर जगह पे वो जरूर प्राथमिकता यहाँ पे मिले। उस बात को भी हम कांग्रेस जो है वो कमिटेड है, जोरदार तरीके से यहाँ पे इस बात को बुलंद करें। कांग्रेस के मंशूर पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है जहां कांग्रेस हिंदुस्तान जमीन चीन को तोहफे में देगी, ये मोदी का हिंदुस्तान है। अग्निवीर पर ठाकुर ने कहा कि फौज पर हमला करना ऐसी चीज है जिसे कांग्रेस को गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पीओके वापस हासिल करने को यकीनी बनाएंगे। अल्ताफ साहब, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, कश्मीर को लेकर भी जिक्र छिड़ा है, कहा गया है कि स्टेटहुड वापस मिलेगी, अग्निवीर जो है वो प्रोसेस जो है वो हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे, डोकलाम में जो हमारी लैंड गई है ऐसा कहना है उनका कि वो भी वापस दिलाएंगे वो। तो ऐसे कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैनिफेस्टो में इन्होंने डिस्कस किए हैं कश्मीर को लेकर। देखिए 1972 वाला भारत नहीं है कि चीन आके और कांग्रेस उनको गिफ्ट के तौर पर 60,000 किलोमीटर वर्ग की जो जमीन है वो चीन को गिफ्ट देगी। ये 1972 की मैं बात कर रहा हूं, जब कांग्रेस ने चाइना को वो जमीन दे दी है। ये नरेंद्र मोदी जी वाला भारत है। डोकलाम में एक इंच भी हमने कहीं खोने नहीं दी। अगर हमारे 40 और 50 जवान मरे, लेकिन चाइना के, ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग है, चाइना के 60 जवान वहां जो फौजी है उनको भारत के फौजी ने यहां मार दिया। और सबसे बड़ी बात है, ये फौज पे उंगली उठाना, फौज की बहादुरी पे, फौज की शुजात पे उंगली उठाना, ये कांग्रेस की परंपरा रही है। क्योंकि कांग्रेस के लीडर ही हमेशा उनके किसी के दिल में चाइना का प्यार है, किसी के दिल में मनीशंकर जैसे लोगों के दिल में पाकिस्तान का प्यार है। और जहां तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड एक प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को तो पावर में आना ही नहीं है, कांग्रेस को तो देश ने नकार दिया है। उनके कैंडिडेट्स अभी खड़े नहीं हो रहे, और तो वो किस की बात करे, स्टेटहुड पे पॉलिटिक्स ना करे, स्टेटहुड को अलग छोड़ के वो डेवलपमेंट, विकास और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का जो दबदबा बना है, भारत का की जो पहचान बनी है, उस पे बात करे। ये 1972 वाला भारत नहीं, ये आज का भारत है। नरेंद्र विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडर दिनेश भारती ने कहा, यह सिर्फ इस कौम के नौजवानों पर मुनहसर है कि वो फैसला करें कि अग्निवीर स्कीम उनके लिए अच्छी है या नहीं। दिनेश भारती ने कहा कि जब मुल्क की क़यादत मजबूत है तो न तो चीन और न ही कोई और हमारी ज़मीन का 1 इंच भी छीन सकता है और किसी को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। दिनेश भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च किया और उसमें ये कहा कि जो अग्निवीर स्कीम है उसको ख़त्म किया जाएगा क्योंकि वो देश हित में नहीं। देखिए, इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन ये मुझे आपके चैनल के माध्यम से समाज को स्वयं निर्णय लेना है कि आप राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, देशभक्त समाज के साथ खड़े हैं, या आप देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े हैं। भारत का नौजवान यदि माँ भारती की रक्षा के लिए अग्निवीर में जा रहा है, इसके लिए तो समाज को विचार करना है। और सारा समाज, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, अपने नौजवानों के साथ खड़े हैं, अग्निवीरों के साथ खड़े हैं। आप कैसे देखते हैं जब महबूबा मुफ्ती ऐसे जो नेता हैं वो ये कहती हैं और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि चाइना अभी भी हमारा 2000 स्क्वायर फीट हड़प के बैठा हुआ है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कई पोस्ट पे पेट्रोलिंग नहीं कर पाते? देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक संकल्प हमारी देश की लोकसभा के अंदर गुंजायमान किया था कि पीओके के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। जहां देश का नेतृत्व इतना सशक्त हो, जहां देश का नेतृत्व इतना सक्षम हो, वहां पर कोई प्रश्न उठाना उसका कोई औचित्य ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला रामबन के राजगाल, कैंठी, संगलदान, गुल, उग्रलाल और बानिहाल का दौरा किया और अवामी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने लोगों से पार्टी के तामीर और तरक्की के दौर को जारी रखते हुए इसे कामयाब करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही लोगों को तकसीम करने की सियासत की है और इस वजह से वादी चिनाब के इलाकों की तामीर और तरक्की को नज़रअंदाज किया गया। 10 सालों से नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद और तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं।
रामबन और ये बनिहाल, जो वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के बीच का हिस्सा, जो हमेशा पसमानदा रहा और इसको इस तरह की तवज्जो ना मिल सकी जिसका ये हकदार था। लेकिन उससे भी अहम सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है, और मुझे यकीन है कि कभी कोई तारीख साज इस पर मुताला करेगा। कभी कोई ऐसा वक्त ना गुजरा, कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब यहाँ से मुंतखब हुए एमएलए रियासती काबीना के वजीर ना रहे हों। कभी कोई ऐसा दौर ना गुजरा, ऐसा वक्त ना गुजरा जब यहाँ के एमपी मरकज में वजीर ना रहे हों। फिर क्यों कर 50-60 साल ये इलाका पसमानदा रहा। मोदी जी के आने के बाद एक इनकलाबी बदलाव आया है। वो कहने की बात नहीं, आज हकीकत बयान करने का वक्त है। वो वक्त जाता रहा जब एक बयान यहाँ, दूसरा बयान जम्मू और तीसरा बयान दिल्ली में दिया जाता था हमारे लीडरान के द्वारा। अब आज बनिहाल वो इलाका है, वो मकाम है जहाँ से वादी कश्मीर बाकी हिंदुस्तान के साथ रेल के ज़रिए जुड़ने वाला है कुछ ही महीनों में। आखिरकार ये भी एक सवाल शायद कभी एक मुताले का मौजू बनेगा कि जम्मू कश्मीर में रेलगाड़ी सन 1972 में पहुंची थी, फिर क्यों कर 50 साल इंतज़ार करना पड़ा। इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, कांग्रेस की हुकूमतें, उनके दूसरे साथियों की हुकूमतें, और इस इलाके से उनको वोट भी काफ़ी बड़ी तादाद में मिलता रहा। लेकिन शायद खुदा परवर को ये मंजूर था कि मोदी जी के हाथों से ये नेक काम हो, और वो आज हुआ है इन्हीं 10 साल। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट करके लिखा है कि उन्होंने देखा है कि किस तरह फर्जी इनकाउंटर्स की जांच और तहकीकात ने हमेशा ऐसे मामलात में मुसल्लह एहलकारों के कसूरवार होने की तस्दीक की है। महबूबा कहती हैं कि इसके बावजूद बाद में मुलविस फौजियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महबूबा ने पथरीबल, मिजहल और शुपियां फर्जी इनकाउंटर्स का हवाला दिया। मुफ्ती ने कहा कि मासूम शहरियों के कत्ल के जिम्मेदार छूट गए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि बफलियाज के 3 नौजवानों के अलमनाक कत्ल के लिए दिए गए जांच के हुक्म से इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ वक्त ही बताएगा मुतासरा खानदानों को इंसाफ मिलेगा या नहीं। उन्होंने ताहम कहा कि तहकीकात का हुक्म देना इस समत की तरफ एक कदम है। उधर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने कहा कि यह सिर्फ उनके खुद गर्ज सियासी मकासद की वजह से है। महबूबा लोगों के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। सेठी ने कहा कि अब वक्त काफ़ी लोग समझदार हैं और पीडीपी और एनसी की गंदी सियासत को समझते हैं। महबूबा मुफ्ती जी जब भी इलेक्शंस आते हैं, जब तभी वो अपने हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देती हैं। उनको समझाए कि वोट बैंक कंसोलिडेट इन बातों पे नहीं होगा। जम्मू कश्मीर हैज़ मूव्ड अहेड, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और आपका युवा, आज का वोटर सक्षम है अपने निर्णय लेने के लिए। और इस तरह के बयान देकर वो अपना वोट बैंक कंसोलिडेट जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भूल जाएं कि लोग उनके साथ चलेंगे इस बात पर। आपको लगता है कि कभी वो ये बोलती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के फेवर में कि उन युवाओं को बोलती है कि वो टॉफी लेने गए, लेकिन अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए आप कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने से भी पीछे नहीं हटती? बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो भावना भड़काने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे प्रश्न लगाते हैं, 370 को वापस लाने की कोशिश करते हैं, ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ये 70 सालों से सिर्फ मिराज क्रिएट करने लगे। काम करना है तो मोदी जी से सीखिए। 370 को एब्रोगेट किया, पार्लियामेंट के थ्रू किया, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इन लोगों ने खटकाए, तो भी उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार दी और वापस भेज दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल तक इस जम्मू कश्मीर को राज किया। मैं तो कहूँगी राज ही कहूँगी, क्योंकि डायनेस्टिक इनके एक के बाद एक जो है, पिता के बाद बेटी, बेटी के बाद और एक बिटिया तैयार हो रही है।
तो कहीं ना कहीं ये अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है आने वाले समय के अंदर इनको वोट के द्वारा मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के फर्जी इनकाउंटर वाले ट्वीट पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में 2 फर्जी इनकाउंटर हुए और दोनों को हल कर लिया गया। उन्होंने सवाल किया कि इनका नादी मर्ग और छठी सिंहपुरा कत्लेआम के बारे में क्या ख्याल है। ठाकुर ने कहा कि मुफ्ती सियासी फायदे के लिए राजौरी के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, 2 इनकाउंटर्स जो फेक इनकाउंटर्स इन 10 सालों में ही दोनों पे इंक्वायरी बिठाई गई और उनमें से जो कसूरवार पाए गए उनको सजा भी मिल गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो जस्टिस डिलीवर करने की जो एक प्रोसेस है उन्होंने कर दी है। और जहां तक आप पिछले रेजिम्स का देखेंगे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रहा हो, चाहे पीडीपी रहा हो, उसमें तो हद से ज्यादा जो एनकाउंटर्स है वो फेक हुए और उनका आज अता पता नहीं है। जहां बेफलाज में हुआ है राजौरी में, एलजी साहब खुद वहां चले गए और वहां उन्होंने उस की इंक्वायरी कराई थी, कोर्ट ऑफ मार्शल उन पे हुआ है और एक प्रोसेस के जरिए केस वहां चला गया। लेकिन जहां हम बेफलाज की बात कर रहे हैं, जहां हम और इनकाउंटर किया, नादी मर्ग हम भूल गए हैं। मुझे लगता है कि महबूबा जी को नादी मर्ग जो कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ है उसकी भी बात करनी चाहिए। अगर आप इंसाफ की बात कर रहे हैं तो इंसाफ में इंसानियत को भी दाखिल कर दीजिए। इंसाफ और इंसानियत ये 2 चीजें आपस में मिलती हुई है। वो कश्मीरी पंडित हो चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, सबको इंसाफ एक सा मिलना चाहिए। अगर आप बेफलाज की बात कर रहे हैं तो आपको नादी मर्ग की बात करनी चाहिए। कहीं ये महबूबा जी का ट्वीट या महबूबा जी की जो पॉलिटिक्स है, ये कहीं इस नजरिए से नहीं है कि महबूबा जी को अनंतनाग राजौरी से इलेक्शन लड़ना है, इसलिए महज संपत्ति हासिल करने के लिए वो बेफलाज का इशू उठाते हैं। महबूबा जी को अगर इशू उठाना है, उसको नादी मर्ग का भी उठाना चाहिए। उसको जो सिखों पे जो नरसंहार हुआ है, छठी सिंहपुरा, उसकी बात भी करनी चाहिए और बेफलाज की बात करनी चाहिए। इसको कहते हैं पॉलिटिकल। डीपीएपी के चेयरमैन और अनंतनाग राजौरी से पार्टी के उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने अनंतनाग सीट से इलेक्शन लड़ने के उनके फैसले पर सवाल उठाने वाली अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। वो नौशेरा से साबिक बीडीसी का पार्टी में खैर मकदम करने के बाद न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। आज़ाद ने उमर अब्दुल्ला पर उनके इस बयान पर तंज किया कि आज़ाद को अनंतनाग सीट से इलेक्शन लड़ने के बजाय उधमपुर से इंतखाब लड़ना चाहिए था। कुछ इंटरेस्टेड पार्टियां उल्टा सीधा बोलती हैं, लेकिन मैं हमेशा लीडरों की परवाह नहीं करता था। मैं हमेशा मासेस की, प्रजा की, जनता की, लीडरों की अपनी अपनी एक सोच बनी होती है। कईयों लोगों की सोच बनी होती है विरोध करना ही है, चाहे कुछ भी करो। तो मैंने कभी उनकी परवाह नहीं की, ना नेशनल लेवल पे और ना यहाँ। उमर अब्दुल्ला साहब ने अभी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि आजाद साहब वहाँ से लड़ रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे? उनका होम टाउन था कहाँ? चनाब वैली में, उधमपुर से क्यों नहीं? श्रीनगर भी होम टाउन है, मैं श्रीनगर से भी लड़ सकता हूँ अगर उनको शौक है। ये कब से बांटना शुरू किया है कि हमारा होम टाउन है, हम यहाँ से नहीं लड़ सकते, वहां से लड़। उनको कहिए जरा, बहुत बड़े। मैं 3 इलेक्शन महाराष्ट्र से भी लड़ चुका हूँ और जीता हूँ। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि बीजेपी का सपोर्ट आपको मिलेगा, आप बीजेपी को फायदा उठाएं। बीजेपी का कौन उनकी गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं तो पहले तो वो जवाब दे दें। हम तो उनकी मंत्री भी नहीं रहे, हम उनके एमपी भी नहीं रहे, उनकी सरकार में एमएलए भी नहीं रहे। लास्ट में हमारे न्यूज़ 18 नेटवर्क 18 के साथ राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, हम यहाँ पे घुसपैठ कम हुई है। किसी की इंटरव्यू पर क्या कहूँगा, हर पार्टी अपना अपना अच्छा इंटरव्यू देती है, बहुत अच्छा। अपोजिशन पार्टीज इनका कहना है कि वो तो हमेशा बात करती रहेंगी लेकिन उसकी परवाह ये नहीं करेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह ने जिले में दफा 144 नाफिज की है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह ने किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर पाबंदी लगा दी है। 7 अप्रैल को महात्मा गांधी के डांडे मार्च के खतूत पर सोनम वांगचुक के मनसूबाबंद पश्मीना मार्च के पेश नज़र यह कदम उठाया गया। तरक्की के नाम पर तबाही दिखाने के लिए 7 अप्रैल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वाले इलाके में मार्च है। इधर पुलिस ने लद्दाख में मौजूदा हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल इंटरनेट सर्विस की स्पीड को कम करने का हुक्म जारी किया है। 6 अप्रैल को शाम 6 बजे से 7 अप्रैल शाम 6 बजे तक यह हुक्मनामा नाफिज रहेगा। इस दौरान सिर्फ 2G सर्विस बहाल रहेगी।
मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जुमतुल विदा और यौमुल कुद्स मनाया गया। रमजान मुबारक के आखिरी जुमे के मौके पर पूरी यूटी में मुख्तलिफ मसाजिद, खानकाहों और दीगर मजहबी मकामात पर नमाज जुमा के पुर और बड़े बड़े और रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर दरगाह हजरत बल श्रीनगर में अक़ीदतमंदों का जबरदस्त रश देखने को मिला। मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने दरगाह हजरत बल का रुख किया। साबिक़ वज़राए आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा जुनैद मत्तू, सैयद अल्ताफ बुखारी, अशरफ मीर और दीगर कई सरकर्दा शख्सियत ने दरगाह में नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा के दौरान काफ़ी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अक़ीदतमंदों ने अल्लाह ताला से रहमत की दुआ मांगी। हजरत बल दरगाह श्रीनगर सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। हुक्काम की जानिब से अक़ीदतमंदों के लिए बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। वहीं जुमतुल विदा के मौके पर कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर फ़लस्तीन की हिमायत में रैलियाँ निकाली गई। नमाज जुमा के बाद सबसे बड़ी रैली का एहतमाम बडगाम में हुआ। हज़ारों की तादाद में लोगों ने कुद्स रैली में शिरकत की और फ़लस्तीनियों की हिमायत में अपनी आवाज़ को बुलंद किया। इस रैली का इनेकाद जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शयान ने किया। लोग इमाम बारगाह बडगाम से बाहर आए और ओल्ड बस स्टैंड बडगाम तक रैली निकाली। अंजुमन शरई शयान के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी असफ़वी ने कहा कि यह इजराइल को पैगाम है कि मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ पूरी इंसानियत खड़ी है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश की कि वो लोगों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए फ़लस्तीन का मसला पूरी दुनिया में उठाएं ताकि फ़लस्तीनियों की हिमायत हो। हम सिर्फ फ़लस्तीन की हिमायत के खिलाफ है, जो इसराइल मतलब हम जुल्म शिद्दत वहाँ करते हैं उसके खिलाफ है। हम शाना बशाना फ़लस्तीन के साथ है, इसीलिए ये रैली आज ये जुम्मतुल विदा के मौके पर इनेकाद की गई है। सबसे पहले हमने जैसा कि आप जानते हैं, पूरा दुनिया पूरा आलम जानता है कि इस वक्त जो गाजा में बर्बरियत होती है, जुल्म है, हर सू जुल्म है, तो ये आवाज़ जो है, जो ये प्रोटेस्ट है, हमने उसी के खिलाफ निकाला। तो हमने आज खुदा से ये हकीकी दुआ की कि खुदाया फ़लस्तीन को जल्द अज जल्द आज़ाद कर। ये दुआ भी की खुदा से आज बिलखुसूस कि खुदाया पूरे दुनिया में अमन व अमान फैला, कहीं भी जो है वो बेअमनी ना हो, बेअमनी ना फैले कहीं भी, और सारे जो है वो अमन व अमान से ज़िंदगी बसर। और जब हम आपस में इत्तेहाद रखेंगे, भाईचारा रखेंगे, तो फ़लस्तीन जैसा मुल्क कोई बनेगा ही नहीं। ढेर कर दिया है, हजारों लोगों को शहीद किया गया, औरतों को नहीं बख्शा गया, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया। हम उसके खिलाफ आज एहतजाज करते हैं और इस एहतजाज से आलमी इस्लाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, एक होकर मजलूम फ़लस्तीनियों को इस जुल्म से आज़ाद। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे को जम्मू में एक पुरअमन एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। यह रैली फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए निकाली गई। रैली का एहतमाम अंजुमन इमामिया जम्मू ने किया। मुजाहिरीन की जानिब से गजा में इजरायली मज़ालिम के खिलाफ नारे लगाए गए। सदर अंजुमन सैयद अमानत अली शाह ने कहा कि हम करबला के मानने वाले हैं और जालिम के खिलाफ डट जाना हमारा फ़र्ज है। अली शाह प्रेसिडेंट हूँ अंजुमन इमामिया जम्मू का, जिसके बैनर के नीचे यह जुलूस निकाला जा रहा है। इस जुलूस का मकसद दुनिया भर में जो मजलूम लोग हैं, जिन पे जुल्म होता है, जिनको अपना हक नहीं मिलता, उनके खिलाफ इमाम खुमैनी ने एक फ़ैसला किया था कि जो जुम्मतुल विदा होगा, रमज़ान का लास्ट जुमा होगा, उसमें हम एक प्रोटेस्ट सिंबॉलिक मार्च करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कहाँ कहाँ जुल्म होता है और उसका क्या हल होना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, उस पर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। उसी सिलसिले में यह योम कुद्स करके इसका नाम दिया गया। यह आखिरी फ्राइडे होता है रमज़ान का, जिसमें यह जुलूस निकाला जाता है। ये उन लोगों के ख़िलाफ़ जो जुल्म करते हैं और मज़लूमों के हक़ में एक अपनी हमदर्दी और अपनी तरफ से जो हिस्सा हम डाल सकते हैं, उजागर कर सकते हैं उनके काज को, उसके लिए ये जुलूस निकाला। उधर यौमुल कुद्स के मौके पर जामिअतुल उलमा अस्नाए अशिया और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल ने रैली का एहतमाम किया।
फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए नारे लगाए गए। फिलिस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 2 बड़े जुलूसों में हजारों लोगों ने शिरकत की। का कत्लेआम किया जा रहा है, बच्चों को, औरतों को बिला तफरीक मारा जा रहा है, उसके खिलाफ ये एहतजाज और गम और गुस्सा हर जगह है। लेकिन ये कुछ की रैली हर साल की तरह इस साल भी यहाँ मुनक्किद की जा रही है और ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि हम गजा के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं और जो ह्यूमन ट्रेजेडी पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल लेवल पे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल की मजम्मत हो जानी चाहिए थी, इजराइल का बाइकआउट होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। करगिल के सरजमीन से जमीयतुल उलमा इस्ना अशरे के बैनर तले ये एहतजाज हो रहा है। फलस्तीन की आज़ादी के लिए, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, मज़लूमों की हिमायत में, गासिबों के खिलाफ और दुनिया के जहाँ जिस कोने में भी जो लोग मजलूम हैं, हमारी ये एहतजाज उन सारे मजलूमों की हिमायत में है, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो अरबिस्तान में हो, चाहे वो इराक़ में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, जहाँ जहाँ भी मजलूम है, हमारी एहतजाज उन मजलूमों की हिमायत में है और उन जालिमों के खिलाफ है। लेह और इसके अतराफ से हजारों लोगों ने फिलिस्तीन की हिमायत में जुलूस बरामद किया। नमाज जुमा की अदायगी के बाद इमाम बारगाह लेह में लोगों ने कुद्स रैली का एहतमाम किया। यह रैली जो मरकजी बाजार लेह से गुजरकर पोलो ग्राउंड लेह पर इख्तिताम पजीर हुई। अंजुमन इमामिया यूथ विंग लेह ने रैली का एहतमाम किया। लोगों का कहना है कि यौमुल कुद्स इन लोगों के साथ इजहार यकजहती का दिन है जिनके हुकूक पामाल हो रहे हैं। अंजुमन इमामिया ख्वातीन विंग ने हुसैनी यूथ फेडरेशन वुमेन विंग के इश्तराक से छोछोत योकमा लेह में भी ये दिन मनाया और इस दिन की अहमियत को भी उजागर किया। इस लेह लद्दाख की इस पोलो ग्राउंड में जो अंजुमन इमामिया, डिस्ट्रिक्ट अंजुमन इमामिया की तरफ से जो हमारे यूथ विंग की क़यादत में हर साल की तरह इस साल भी यानी हमारे इमाम बाड़ा नमाज जुमे के बाद यहाँ पोलो ग्राउंड तक एक रैली निकालते हैं और जिसमें जुम्मतुल विदा आखिरी जुमा जो हमारे दीन मज़हब में है, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 41 साल पहले जो फ़िलिस्तीन पर जो यानी अमेरिका और बरतानिया की साजिश के मुनासिबत से इस फ़िलिस्तीन के सरज़मीन को गस्ब करके एक यहूदी नस्ल जो इसराइल की शक्ल में वजूद में लाकर फ़िलिस्तीन के तमाम सरज़मीन को दर बदर करके कत्ल आम किया, तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जुम्मतुल विदा को यानी यौम कुद्स के नाम से दुनिया भर में ये ऐलान किया आज के यानी माह रमज़ान के आखिरी जुमा को यौम कुद्स के नाम से हम जुलूस करें, एहतजाज करें, ताकि आइंदा आने वाले दुनिया में जो भी मजलूम वाक़े उनकी हिमायत करे और जो भी जालिम हो इस जालिम के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करें। साल रमज़ान के आखिरी जुमातुल विदा के दिन यौम कुद्स मनाया जाता है। ये ईरान में हमारा रहबर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शुरुआत की थी। तो अंजुमन इमामिया वुमेन विंग भी हर साल, ये 8वां साल है, हम यौम कुद्स मनाते हैं। तो तमाम ममालिक में इस साल गज़ा पे जितना जुल्म, फ़लस्तीन के ऊपर जितने भी जुल्म हो रहा है उसको निंदा करते हुए हम आज यहाँ मजलिस बिठाएंगे। मस्जिद अक्सा हमारे क़िबला अव्वल है। ये हिस्ट्री में भी आप देख सकते, जान सकते हैं, सुन सकते हैं कि मस्जिद अक्सा फ़लस्तीनियों का है। तो इजराइलियों ने कब्ज़ा कर रखा है। इसके अगेंस्ट हम ये जुलूस भी निकालते हैं और ये मजलिस भी बिछाते हैं। यौमुल कुद्स के सिलसिले में जमीयतुल विदा के मौके पर गंगोह पुलवामा में मौलाना शेख गुलाम रसूल नूरी की क़यादत में जामा मस्जिद से मरकज़ी इमाम बारगाह तक एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। फ़िलिस्तीन पर इजरायली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इसराइल और अमरीका के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। मौलाना नूरी ने जमीयतुल विदा को इमाम खुमैनी ने यौमुल कुद्स के तौर पर मनाने की तलक़ीन की। जाय मजलूम चाहे सह कुन मजहब ताल्लुक थावान तमिस सहित हमदर्दी करने खतर तहज आवाज़ तुलने खतर यौमुल कुद्स। यौमुल कुद्स माना इमाम खुमैनी फरमोमुत क्या इसके दोहा गि प्रत मुसलमान पर आवाज़ बुलंद कर ताकि गि साबित कर
कि मजलूमस सत जालिमस सत्याज तमिस अली अलैहिस्सलाम मानन वल युस जन यह बर्दाश्त करान कि अकिस रेयी पे गि जुल्म चनान अली अलैहिस्सलाम फरमावान लौ उतीतु अल अकालिम सबअ बिमा तहत अफलाकहा अगर 7 बर आजमन हज हुकूमत में यी दिन यह क्या तथ मज आय तथ मलिक बनो यीस बड़ हुकूमत सिर्फ यी मे वन यु तु योत कर कस इंसानस पे जुल्म कर रेयी पे जुल्म कर कि तुहस आसस मज कनिक दिल सह नी अमिस थप सह कड़ अमिस अली अलैहिस्सलाम फरमान मा फाल तो बह हेक अमिस रेयी पे जुल्म कर कहीं। उधर जुम्मतुल विदा के मौके पर मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासिरुल इस्लाम सुंबुल सोनावारी पहुंचे। उन्होंने जामा मस्जिद अब्दुल्ला शाह बुखारी में नमाज अदा की। लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मंशियात का इस्तेमाल एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। उन्होंने वालिदैन के साथ साथ उलमा आइम्मा मसाजिद पर जोर दिया कि इसके खात्मे के लिए आगे आए। बाप और बेटे के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं होते हैं, माँ और बेटे के दरमियान ताल्लुकात ठीक। अलमिया यह है कि लड़कों के अलावा मेल के अलावा फीमेल भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अब इसके दूर रस नताइज क्या होते हैं? एक तो घर में खुदकशियों का रुझान बढ़ने लगा है और दूसरी नाफरमानी बढ़ने लगी है और जो सोशल डिसऑर्डर जो है वो उसमें उरूज है। और तीसरी अहम बात जो है कि लोग एक दूसरे पे एतबार नहीं करते हैं, फैमिली सेग्रीगेट हो जाती हैं, तलाकों की शरह में इजाफा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि इसमें वालिदैन का एक अहम रोल है, कलीदी रोल है उनका। वो अपने बच्चों की बेहतर तरीके से पुलिसिंग करें, तरबियत करें और इमाम मसाजिद अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं हो। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कन्वेंशनल खुतबों के बजाय वो फोकस करें इन जैसे मसाइल पे। ये मसाइल है, हमें मसलकी इख्तिलाफ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इससे हमें परेशानी है। इसकी वजह से हमारे बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, एक जनरेशन खत्म हो रही है। और यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक। पहली पत्नी और बच्चे का कत्ल, हत्या कर शव को नहर में फेंका। पुलिस ने आरोपी पति को किया अरेस्ट। गर्मी की शुरुआत से ही सिमडेगा में टूट रही जल मीनार की सांस, ठिठई टांगर में पानी के लिए बढ़ी परेशानी। 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए बंगाल से पैदल यात्रा पर निकले युवा तमांग। देवघर में किए भगवान के दर्शन, 2 साल में पूरी होगी यात्रा। भागलपुर सुंदर चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 JKLH को श्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गुफा के रवां साल की पहली तस्वीरें हासिल हुई हैं। जी हां, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रवां साल भी मुकद्दस शिवलिंगम का शेप और साइज काफी अच्छा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रवां साल मुकद्दस गुफा का मंजर किस तरह का है। कश्मीर स्कूल्स फेडरेशन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कश्मीर स्कूल्स फेडरेशन के सदर शकील हाफिज ने खिताब किया। शकील ने कहा कि कश्मीर स्कूल्स फेडरेशन के तहत एक 5 रुकनी टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से निजी स्कूलों में जारी मसाइल और वादी के तालीमी निज़ाम के सिलसिले में मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्राइवेट स्कूलों को दरपेश चैलेंजेस के बारे में गहरी इदराक का मुजाहरा किया और वफ्द को यकीन दिलाया कि इन मामलात पर मुनासिब गौर किया जाएगा और फौरी तौर पर हल ढूंढा जाएगा। इस वक्त जो मसाइल स्कूल वालों के है वो बहुत ज़्यादा है और उन मसाइलों का हल ढूंढने के लिए ही हमारा एक वफद कल LG साहब से मुलाकात हुई। अपने प्राइवेट स्कूल के एहतमाम से तमाम प्राइवेट स्कूलों को ये वाजिया करना चाहते हैं
कि जो उनके जितने भी मुश्किलात थे हमने वो अपने मेमोरेंडम में रखे हुए थे। उसके बाद एलजी साहब ने अपने तरीके से इस बात को मान लिया है कि दुश्वारियां बहुत है, मंजिल थोड़ी कठिन है पर नामुमकिन नहीं है, इसलिए इनका इजाला ढूंढा जाएगा और आप लोगों को राहत जरूर मिलेगी। एसपी ट्रैफिक सिटी का कहना है कि उन्होंने रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा और शब कद्र और ईद उल फित्र के मौके पर पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। कई पार्किंग स्लॉट्स को गलत पार्किंग या सड़क के किनारे पार्किंग से बचने के लिए मुख्तस किया गया है। एसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर तारिक अहमद ने कहा कि लोगों को जिम्मेदारी से बर्ताव करना चाहिए। देखिए, जुमातुल विदा के सिलसिले में यहाँ काफ़ी रश रहता है। दरगाह हजरतुल में डिवोटीज़ की काफ़ी भीड़ रहती है। इस सिलसिले में हमने 2 दिन पहले ही जो है ट्रैफिक एडवाइजरी, रूट प्लान वगैरह जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने लोगों तक पहुँचाया है। इसमें ऑलरेडी जो है रूट स्पेसिफाइड है, पार्किंग हमारी स्पेसिफाइड है। हमारे पास NIT की पार्किंग है, हमारे पास मल्टी लेवल एक पार्किंग है, उसमें भी वो भी हम यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस जो है उसमें भी हम पार्किंग यूज़ करते हैं। तो एज सच पार्किंग की हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ यही एक इशू रहता है कि लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबली गाड़ियाँ पार्क करें, तो इंशाल्लाह ये इवेंट भी अच्छे से पास हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि शब कद्र आने वाली है और इसके साथ साथ ईद के मौके पे किस तरह के क्या ट्रैफिक के इंतजाम रहने वाले हैं? जैसे मैंने पहले ही कहा कि एडवाइजरी हमने ऑलरेडी इशू की है। ट्रैफिक एडवाइजरी सारे ट्रैफिक के पर्सनल जो है वो ऑन ग्राउंड है, यहाँ डिप्लॉयमेंट है, यहाँ NGOs भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो शब कद्र के सिलसिले में भी हमने जो है वो ट्रैफिक एडवाइजरी जुमातुल विदा और शब कद्र के लिए साइमल्टेनियसली एक एडवाइजरी दी है। उसके लिए भी पार्किंग हमारी स्पेसिफिक पार्किंग्स आइडेंटिफाइड है, तो उन्हीं में हम जो है लोगों को गाड़ियां पार्क कराएंगे। और SRTC की गाड़ियां जो है वो चल रही है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यहाँ हमारा जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो कम आते हैं। बाकी जो है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए हमने पार्किंग की एडिक्वेट अरेंजमेंट्स की हुए। बस एक रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियां जो है वो रिस्पॉन्सिबली पार्क करें, इनसाइड पार्किंग लॉट्स में ही करें, और बाकी लोगों को जो चलने की जगह उनके लिए भी छोड़ें। जनरल पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्सर ट्रैफिक जैम्स देखने को मिलते हैं या डाइवर्जन आपने लगाए हैं, तो क्या मैसेज रहेगी? देखिए, ट्रैफिक डाइवर्जेंस अगर आज कुछ है वो इस वजह से है कि हमारा जो एक स्ट्रेच है नावपुरा से जो आगे हमारा ख़याम, नावपुरा, इकवान चौक, ये जो एक स्ट्रेच है हमारा, इस पे अभी काम चल रहा है। तो इस वजह से आज ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो 1 वे ट्रैफिक रहेगा। वो एडवाइजरी ऑलरेडी हमने जो है वो उसको सोशल मीडिया पे और लोगों को ऑलरेडी पहुंचाया है वो एडवाइजरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। JKPCC के सदर वक़ार रसूल को निशाना बनाते हुए गुलाम मोहम्मद सरवरी ने कहा कि जो लोग